लेकिन अगर मेरे पड़ोसी ने अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोल दिया ना, तो उसको विधायक एमपी की टिकट मिल जाती है। अच्छा। इमरान मसूद है ना, वो एनएसए और आतंकवादियों से टाई अप उसके रहे हैं बिल्कुल, और जिसके केस भी चल रहे हैं अभी, भाई साहब वो जीत जाता है। फेक न्यूज़ फैक्ट्री के द्वारा किया गया और उसी की ये बदौलत है कि ये चुनाव में इतनी सीटें आई। मुस्लिम समाज की बहन बेटियों को कांग्रेस वालों ने बेवकूफ़ बनाया, वो जा करके अपना गारंटी कार्ड उनको बांटे गए, वो जा करके उनके कांग्रेस के कार्यालय और ऑफिसों को घेरने में लगना सुबह से शाम तक। जॉर्ज सोरोस भी तो एंटी नेशनल है ना। आपने जॉर्ज सोरोस के बारे में तो कभी नहीं बोला। आपने अपनी सरकारों के अंदर आपने अपनी जहां आपकी सरकार बन रही है, आप अपने वहां मैनिफेस्टो में क्या डाल रहे हो जो पूरे का पूरा एंटी नेशनल चल रहा है। 5 मिनट बोलूंगा या 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं बोलूंगा भाई। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। मोदी जी को 2 शपथ लेनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी तो लेंगे। एक और मोदी जी ले लेना शपथ कि मैं अपने विधायक, एमएलए, एमपी, पार्षद, सरपंच, एमपी जितने भी हैं ना, मंत्री, सब पे ध्यान देने के लिए वो क्या कार्य कर रहे हैं, वो समाज के सामने जा रहे हैं, क्या अपना दायित्व ढंग से निभा रहे नहीं निभा रहे। इसके लिए आपको दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल, मध्य प्रदेश, जहाँ पर आपकी सरकारें बनी हुई है, जहाँ पर आपके विधायक चाहे 2 ही भी हैं, चाहे 2 एमपी एमएलए हैं, तो आप वहाँ पर उनके ऊपर 11 बंदों की टीम बना करके छोड़िए। अच्छा। क्या वो अपने विधानसभा में, अपने एरिया में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में अपना दायित्व निभा रहे भी नहीं निभा रहे। एक पार्षद का जो काम है, वो पार्षद लोगों के पास जाकर के संवाद कर रहा नहीं कर रहा है, एक सरपंच संवाद कर रहा नहीं कर रहा है, एक एमएलए अपना काम कर रहा नहीं कर रहा है, एक एमपी विधायक अपना काम कर रहा नहीं कर रहा है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सी जगहों पे आपके मंत्रियों ने बहुत ढीला रुझान रखा है, तो उसका प्रमाण भुगतना पड़ा। और जिस तरीके से लोग अयोध्यावासी लोगों को गाली दे रहे हैं, गाली ना दे, वोट अच्छे मिले हैं, लेकिन जिन एरियो से, जिन क्षेत्रों, जिन इलाके, जिन मोहल्लों से उनको वोट नहीं मिले, वहाँ पर देखो विशेष समुदाय के लोग हैं, उन्होंने वोट डाला ही नहीं है। और हिंदू समाज जो हिंदू लोग हैं वो चेतन से निकले, वो केवल टमाटर, पेट्रोल, पानी पे ही जा करके इधर उधर भटक गए। वो 8,500 हज़ार रुपये हर महीने मिलेंगे, उस पर भटक गए। मुस्लिम समाज की बहन बेटियों को कांग्रेस वालों ने बेवकूफ़ बनाया, वो जा करके अपना गारंटी कार्ड उनको बांटे गए, वो जा करके उनके कांग्रेस के कार्यालय और ऑफिसों को घेरने में लगना सुबह से शाम तक। इस चीज़ को देखिए ना। और कांग्रेस ने जो वादा किया था वो झूठा वादा था क्या? यार कांग्रेस ने झूठा ही वादा तो कर रहा है। भारत के अंदर ही भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे। भारत के अंदर भारत जोड़ो यात्रा होती क्या है, आप बताओ ना भाई। जहाँ पर बांग्लादेश बनाया, जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान बनाया, बलूचिस्तान तोड़ दिया, शिमला का एक टुकड़ा तोड़ दिया, वहाँ बनाओ ना, वहाँ से भारत जोड़ो ना। पर जनता को समझ नहीं आ रहा भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत की दुकान खोली है उन्होंने। आपने रुझान नहीं देखे उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस अब 6 सीटों पर आ चुकी है। पिछली बार देखा होगा आपने। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बनिए समाज को क्या कहते हैं, एक गांव के अंदर बोला जा रहा है कि यहाँ पर हम इसके सबके सर उतार देंगे। तभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर कितने इलाकों में पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए, जहाँ पर कांग्रेस के ले रहे, बीच में पाकिस्तान का भी निकल गया। यही तो हो रहा है भाई साहब। आप जिताओ ना इनको, गद्दारों को आप जिताओ। कहाँ कन्हैया लाल कौन था, कन्हैया कुमारी नाम था ना इसका, कन्हैया कुमार लड़ रहा भाई, जो मतलब कि जिस पे भारत के अंदर संविधान है, आईपीसी कानून धारा है। लेकिन अगर मेरे पड़ोसी ने अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोल दिया ना, तो उसको विधायक एमपी की टिकट मिल जाती है। अच्छा। इमरान मसूद है ना, वो एनएसए और आतंकवादियों से टाई अप उसके रहे हैं बिल्कुल, और जिसके केस भी चल रहे हैं अभी, भाई साहब वो जीत जाता है। और वो जो पंजाब के अंदर कौन से अमृतपाल सिंह, जो खालिस्तान बनाना चाहता पूरे पंजाब को, उसको टिकट मिल जा रही है, वो जीत रहा है भारत के अंदर। अब भारत के कोई भी बंदा अगर ये भाई साहब है, अपने 12वीं में पढ़ने के बाद बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं, अपने बच्चों को देंगे बेटा जाकर टेररिज्म की वो शिक्षा ले ले, तो नेता बनना है। जिसको नेता बनना है सिंपल सा हो गया, भारत के लिए अपशब्द बोल दो, संविधान के लिए अपशब्द अगर तुम बोल दोगे तो तुम्हारे को टिकटें मिल जाएगी। आईपीसी के लिए गलत बोल दोगे टिकटें मिल जाएगी। समझने वाली बात है कि भारत कैसे भारत बनेगा, और हम लोग अपने लोगों पे किस तरीके से भरोसा करें। और जो इन लोगों का, जो बीजेपी के जो एमएलए एमपी उन्होंने जो ढिलाव, जो बेकदरी कार्यकर्ताओं की करी है ना, मोदी जी उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि इनके विधायक और एमएलए एमपी और सरपंच और पार्षदों ने ना कार्यकर्ताओं की मट्टी पलीत करी है। सवाल ये है कि जिस तरह से संविधान को बताया जा रहा था, विपक्ष वाले कह रहे थे लगातार कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे आ जाती तो संविधान चेंज कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, तो उस पर आपकी यही बात एक्चुअली हुआ क्या पत्रकार साहब। जय श्री राम भाई सभी दर्शकों को। भाई देखो, आप इसमें मेजर मुद्दे मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आप देखो कि 4 गुना ज़्यादा वोट इस बार ओपोजिशन को मिले हैं SC ST हमारे हरिजन भाइयों के, 4 गुना ज़्यादा। ये आंकड़े बताते हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या रहा पत्रकार महोदय, आप देखिए कि 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया किसी भी राष्ट्रवादी पत्रकार या राष्ट्रवादी प्रवक्ता की
कोई भी चैनल अगर वो चला रहा है, छोटा मोटा कितना भी कैसा भी चला रहा हो, उस पर रीच बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। देखो यहाँ मुद्दा आता है कि आप क्या नैरेटिव तैयार करते हो, और नैरेटिव की ही लड़ाई है। आपने अयोध्या गए, आप लोग अयोध्या के 100 घरों में गए, आपने वहाँ जाके क्या किया? उन घरों के बारे में दिखाया जिन्हें घर नहीं मिले, उन घरों के बारे में नहीं दिखाया जिन्हें घर मिले। ठीक है, फिर आप उसके बाद आपने जो डेमोग्राफिक एरिया है जो अयोध्या के अंदर जो 5 और विधानसभा क्षेत्र हैं, आपने उनके बारे में कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं दिखाई कि वहाँ पे क्या वोटिंग परसेंटेज है, किसकी कितनी वोट है। वहाँ पे सिर्फ जहर फैलाने का काम फेक न्यूज़ फैक्ट्री के द्वारा किया गया, और उसी की ये बदौलत है कि ये चुनाव में इतनी सीटें आई। अब देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इसमें, सबसे बड़ा हाथ है जॉर्ज सोरोस का। आज से 1 साल पहले आपने एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें जॉर्ज सोरोस नाम का एक पूंजीपति अमेरिका का, जो पूरे संसार की 6 मीडिया कॉरपोरेशन ऑन करता है, जितनी भी मीडिया कॉरपोरेशंस काम करती हैं वो सब की सब 6 मीडिया कॉरपोरेशन के नीचे काम करती हैं। अब वो मीडिया कॉरपोरेशन, वो जो मीडिया कॉरपोरेशन है, वो मीडिया कॉरपोरेशन ने यूट्यूब की रीच कम करी, इंस्टाग्राम की रीच कम करी, फेसबुक की रीच कम करी, जिसकी वजह से जितनी भी बात जो राष्ट्रवादी पहुंचाना चाहते थे वो बात नहीं पहुंच सकी। आप देखिए, एक आदमी जो कनाडा से बोल रहा है उसकी वीडियो को 1.5 करोड़ आदमी देख रहा है, और अगर भारत देश का प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है तो वो बात सिर्फ 1 से 1.5 लाख लोगों तक पहुंच पा रही है। तो इसमें कौन कार्रवाई करेगा? आप मुझे उसका जवाब दीजिए पत्रकार साहब। बीजेपी आईटी सेल का क्या रोल है? बीजेपी आईटी सेल का क्या रोल है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मतलब जो अपनी वीडियो है उनको फैलाना। हाँ, क्या बीजेपी आईटी सेल को संज्ञान लेना चाहिए था क्या नहीं लेना चाहिए था? भाई, देश के अंदर एक फेक न्यूज़ फैक्ट्री चल रही है, वो पूरे देश के अंदर ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि अगर मोदी जी का 400 प्लस का नारा आता है तो संविधान बदल दिया जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएंगे, आरक्षण जो SC ST वर्ग का आरक्षण है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और पूरे देश के अंदर तानाशाही छा जाएगी। जब लगातार आप 3 महीने तक यही न्यूज़ चलाते रहोगे और बाकी किसी सोर्सेज से सही न्यूज़ उनको देखने को नहीं मिल रही, तो क्या माइंडसेट होगा? माइंडसेट तो यही हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी, यही माइंडसेट है। और आपके न्यूज़ के माध्यम से देखो, पूरा देश आज अयोध्या के लोगों को गाली दे रहा है। मैं उनके लिए भी आपके न्यूज़ के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ। पत्रकार महोदय, अयोध्या के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्षेत्र जो विधानसभा का वो अयोध्या का है, जिसमें फैज़ाबाद और राम जन्मभूमि आता है। उन लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया है। तो कृपया करके लोगों से ये अपील है कि कोई भी अयोध्या नगरी का नाम बदनाम ना करें। दूसरा विधानसभा क्षेत्र आता है इसमें रुदौली, जो वहाँ से अयोध्या से 50 किलोमीटर दूर है। तीसरा एरिया आता है मिल्कीपुर, जो अयोध्या से करीब 40 किलोमीटर दूर है। चौथा एरिया आता है बीकापुर, जो करीब 25 किलोमीटर है। और 5वां एरिया आता है दरियाबाद, जो करीब 50 से 55 किलोमीटर दूर है। दरियाबाद पूर्णतः मुस्लिम एरिया है, तो वहाँ से बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। मिल्कीपुर, बीकापुर और रुदाली क्षेत्र जो है, वो क्षेत्र जो है उसके अंदर SC ST वर्ग, OBC और मुस्लिम है। और अगर ये 3 वर्ग उसके अंदर हैं तो वो निश्चित तौर पे फेक न्यूज़ फैक्ट्री देखने के बाद वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो बीजेपी को जो वोट मिला वो राम जन्मभूमि क्षेत्र से मिला, फैज़ाबाद से भी नहीं मिला। तो आप समझिए इस चीज़ को, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अयोध्या के लोगों को अपशब्द ना कहें, उन लोगों को अपशब्द कहें जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी। आप मुझे एक बात बताइए, आपके घर के बाहर या आपकी कॉलोनी के अंदर या आपके एरिया के अंदर अगर मैं मंदिर निर्माण कर रहा हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी है कि अगर वहाँ पे सड़क चौड़ी की जा रही है, अगर वहाँ पे सड़क चौड़ी करी जा रही है, तो अगर आपका घर उसमें आता है और वो घर टूट जाता है, तो मेरा ये दायित्व है ना कि मैं आपको घर बनाने के लिए पैसे दूं। और अगर मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभाता तो इसमें मेरा फॉल्ट है या जनता का फॉल्ट है? जो जनता घर टूटने से सड़क पे आ गई और उसको पैसा नहीं मिला, उसकी जवाबदेही किसकी है? वहाँ के सांसद की ना। हाँ, जिसकी सरकार है और उसके वहाँ के सांसद की। अगर वो सांसद या अपना कर्तव्य ड्यूटी नहीं निभा रहा तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए ना। तो जनता से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया करके बीजेपी को भी आईना दिखाइए, ताकि फ्यूचर में वो ये गलतियां ना करें कि वो, जैसा अभी विजय भाई ने कहा, कि अपने MLA, अपने पार्षद और अपने सांसद जो 5 साल में, जो पिछले 10 साल से ये कर रहे हैं कि वो हर 5 साल 10 साल के बाद आते हैं, जनता के बीचों बीच आते नहीं, और उसके बाद हाथ जोड़ के कहेंगे कि हो सकता है कि हमने आपका निरादर किया हो सकता है कि हम आपके समक्ष ना आ सके हों, तो कृपया करके हमें नहीं देख के मोदी जी के संघर्ष को देख के मतदान करें। तो ये अब 10 साल के बाद जनता इससे उब चुकी थी। और दूसरी बड़ी बात पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ा जो लूप होल रहा वो मेन स्ट्रीम मीडिया का रहा। आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई नहीं देखता। यहाँ ये सबसे बड़ी, मोदी जी के जितने भी इंटरव्यू हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हैं। आप देखिए सुधीर चौधरी के वो सारे जब सुधीर चौधरी
आज से 10 साल पहले की बात, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी देश के अंदर, तो आप सुधीर चौधरी का आप नैरेटिव देख लीजिए कि वो किस मुद्दों पे बात करता था, और वहीं अब बीजेपी आ गई तो वो किस मुद्दों पे बात करता है। तो जो मेन स्ट्रीम के पत्रकार हैं वो सरकार के साथ चलते हैं। अगर आज सरकार को बहुमत नहीं मिलता तो हो सकता है कि वो अपोजिशन के साथ बैठे होते। तो अगर आप मेन स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हो, आप मेन स्ट्रीम पे ही सारे इंटरव्यूज़ दे रहे हो, तो निश्चित तौर पे ये आपकी गलती है, क्योंकि जनता को पिछले 10 साल में ये हो गया था कि ये जो पत्रकार हैं ये सिर्फ बीजेपी के पत्रकार हैं। जी हाँ, ये सत्य बात है भाई। सवाल ये आप जनता से राहुल गांधी कहते हैं ये सरकार है ना ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, सरकार कभी भी डगमगा सकती है। नीतीश कुमार, चंद्र नायडू बाबू लगा ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। नहीं, देखो सर, देखो सियासत है, बिल्कुल है, लेकिन देखो नैतिकता की बात वहाँ एक हमारे एक समय पे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब उनकी 96 में जब उनकी सरकार नहीं आई थी, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि हमने अपने नैतिकता के दम पे सरकार नहीं बना रहे, नहीं तो मंडी तैयार है और बिकने के लिए भी तैयार है। तो यहाँ ये जो बैठे हैं ना गद्दी पे ऊपर बैठे हैं, जो टॉप मोस्ट लीडरशिप जो है, अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, नैतिकता पे नहीं चलते। सरकार बनानी है तो बनानी है, इनकी सरकार कोई नहीं गिरा सकता। जहाँ आप नैतिकता देखो, आदर्श परिवार में चलते हैं, राजनीति में नहीं। और अगर आप आदर्श नहीं चला रहे तो निश्चित तौर पे आपकी विजय होगी, और यही कारण है कि वो 10 साल से बहुमत में है। सवाल ये है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि शेयर मार्केट को नीचा दिखाने वाले या उनके शेयर गिराने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। नेशनल मीडिया पे फेक, मतलब जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाए गए, ठीक है, उसके बाद सीटें कम, तो देश की जनता के साथ, युवाओं के साथ दुर्व्यवहार। जॉर्ज सोरोस के बारे में क्यों नहीं बोला राहुल गांधी जी ने? जॉर्ज सोरोस के बारे में क्यों नहीं बोला? जॉर्ज सोरोस एंटी नेशनल नहीं है? जॉर्ज सोरोस भी तो एंटी नेशनल है ना। आपने जॉर्ज सोरोस के बारे में तो कभी नहीं बोला। आपने अपनी सरकारों के अंदर, आपने हर अपनी जहां आपकी सरकार बन रही है, आप अपने वहां मैनिफेस्टो में क्या डाल रहे हो जो पूरे का पूरा एंटी नेशनल चल रहा है, आपने वहां कभी किसी पे ध्यान नहीं दिया। आपने उस पार्टी के साथ, उन पार्टियों के साथ आपने गठबंधन कर लिया जिस पार्टी की विचारधारा आपकी पार्टी की विचारधारा से नहीं मिलती थी। तो आप कहाँ बात करते अच्छे लगते हो, तो इनके मुँह से तो कोई बात शोभा देती नहीं भाई। बाकी रही बात जो गोदरोही है, जो सनातन द्रोही है, वो इस देश में कभी नेता बनना भी नहीं चाहिए भाई। जी हाँ, लगातार जिस तरह से 3.0 की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या लग रहा है कि ये सरकार कह रहे हैं कि 5 साल में 5 बार गिर जाएगी, कोई तो कह रहा 3 बार गिर जाएगी, ममता जी आ मैंने जाएंगी। बता तो दी ना आपको, नैतिकता नहीं है ना, नैतिकता यहाँ है नहीं ना, नैतिकता का प्रश्न ही नहीं है यहाँ। वहाँ सरकारें वहाँ गिरती हैं जहाँ नैतिकता दिखाई जाती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 96 में दिखाई थी, सन 96 में दिखाई थी, तो यहाँ नैतिकता का कुछ नहीं है और यहाँ कोई नहीं गिरेगी, क्योंकि यहाँ कुछ वर्ग का, देखो ये जो 6 महीने का जो पिछला जो टाइम गया है ना, सोशल मीडिया की रीच घटा दी गई, 300 से ज़्यादा अल्पसंख्यक योजनाएं लाई गई, अल्पसंख्यक मोर्चा चलाया गया। इस देश के अंदर आयुष्मान योजना अगर चल रही है तो उसके अंदर एक नया क्लॉज डाल दिया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर आपके घर में 6 लोगों से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हुई पिछले 6 महीने के अंदर जिसने हिंदुओं को, मतलब जिनका हिंदुओं के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो निश्चित तौर पे ये रेक्टिफाई हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कर दिया है कि उन्होंने पूरा का पूरा सारे जितने भी सांसद थे जो जिनके ऊपर जो दायित्व था, तो उनको कड़ी उससे लेना शुरू कर दिया है। बाकी अब जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई, अभी हेमंत विश्व शर्मा जी अयोध्या गए हुए हैं, और हम आज मोदी जी का तीसरा टर्म शुरू होने वाला है, और हम आज यही निवेदन करते हैं इनसे भी कि आप अयोध्या में जाइए, अपने मंत्रियों के साथ जाइए और वहाँ के लोगों से संवाद कीजिए कि क्या कमी रह गई, और हर उस जगह पे जहाँ हर पिछले 10 सालों से बहुमत आ रहा था, वहाँ पे इस बार बहुमत नहीं आया, तो वहाँ जाइए अपने सांसदों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ में, और वहाँ जनता से संवाद कीजिए और रेक्टिफाई कीजिए। निश्चित तौर पे सनातनी ऐसा नहीं है, अगर वो दो बार बहुमत दे सकता है तो वो अगली बार भी विजय दिलाएगा। अच्छा, सवाल ये है, लगातार जिस तरह से पीओके की बात हो या कई बड़े अहम फैसले थे जो ये सरकार लाना चाह रही थी, जी भाई, क्या वो फैसले आ पाएंगे? क्योंकि सीटें कम आई है, बहुमत की सरकार है नहीं, गठबंधन की सरकार। निश्चित तौर पे आएंगे भाई। देखो अभी हमने मैनिफेस्टो में, मैं बता देता हूँ, देखो हमें पहले ही लग रहा था, चंद्रबाबू नायडू जी ने जब गठबंधन की सरकार बनाई तो चंद्रबाबू नायडू जी के मैनिफेस्टो में ये था कि वो एक देश एक चुनाव का विरोध कर रहे थे। उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो के अंदर डाला हुआ था कि मैं 4% मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में हूँ, फेवर में हूँ। लेकिन जब अभी शपथ समारोह था तो उन्होंने कम से कम 30 से 35 बार उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कह के संबोधित किया। तो और उनके हाव भाव देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन सियासत है, यहाँ दिखता कुछ है, करता कुछ है, कोई नाम की है, काम की सरकार। ना काम की सरकार है, बिल्कुल काम की सरकार हो गई। और निश्चित तौर पे जैसा रवैया स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा है नीतीश जी का और चंद्रबाबू नायडू जी का, निश्चित तौर पे सारे काम हो पाएंगे।